हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आराध्या अपनी बातों से प्रशांत को इतना परेशान कर देती है कि वो खाना नहीं खा पाता। आराध्या तो जानबूझकर उसे उकसा रही थी कि वो अपने ये सफाई के कीड़े पीछे छोड़ देगा, पर प्रशांत तो प्रशांत था। वो सब कुछ छोड़ सकता था पर अपनी सफाई का कीड़ा नहीं। अब आराध्या ने उसे परेशान तो कर दिया था, पर अब उसे उसके लिए बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से प्रशांत लंच नहीं कर पाया। उधर प्रशांत का भी भूख से बुरा हाल हो रहा था। तभी आराध्या गाड़ी रुकवाकर उसके लिए चॉकलेट लेकर आती है और उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए, लो, ये खा लो, और ये बिल्कुल सेफ है, इसे तुम आराम से खा सकते हो। प्रशांत जो भूख से मरा जा रहा था, वो आराध्या के हाथ से चॉकलेट ले लेता है क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी, और जल्दी से उसे खाने लगता है। वो रैपर खोलकर जैसे ही एक बाइट लेने लगता है, तभी आराध्या एकदम से, एक मिनट, इसे सैनिटाइज तो कर लो, वो उसे छेड़ते हुए बोलती है, और फिर एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस बार तो उसकी बात पर प्रशांत भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। प्रशांत को मुस्कुराते हुए देखकर आराध्या की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए, ओ माय गॉड, तुम तो मुस्कुराते भी हो, वो हैरानी से बोलती है। प्रशांत अपनी चॉकलेट खाते हुए, क्यों, मेरे मुस्कुराने पर टैक्स लगता है क्या, वो उसकी तरफ देखे बिना बोलता है। आराध्या दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए, तो ज्यादा मुस्कुराने पर टैक्स लगता है जो इतना कम हंसते हो और हर वक्त तपे रहते हो। वो बड़बड़ करने लगती है। उसकी बड़बड़ प्रशांत को साफ सुनाई दे रही थी। प्रशांत चॉकलेट खाते हुए, सब सुनाई दे रहा है मुझे। आराध्या झट से उसकी तरफ देखते हुए, हाँ तो तुम्हें सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ। पूरा दिन खराब हो गया आज मेरा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इससे तो मैं अकेले ही चली जाती। पता नहीं मैं क्यों तुम्हारे साथ घूमने के लिए राजी हो गई। प्रशांत उसकी बड़बड़ साफ सुन पा रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। वो गुस्से से आराध्या पर चिल्लाते हुए, इनफ इज इनफ, बहुत बकवास सुन चुका हूं मैं तुम्हारी, पर अब और नहीं। मुझे मत सुनाओ कुछ भी। मैंने नहीं कहा तुमसे कि मेरे साथ घूमने चलो। तुम मना भी कर सकती थी। आराध्या उस पर डबल गुस्सा करते हुए, तुम भी तो मना कर सकते थे। गए तो बड़े टिप टॉप होकर थे ऑफिस, जैसे आज ही सारी डील फाइनल करके लौटोगे, पर 1 घंटे में वापस आ गए मुझे लेने के लिए। कोई भी बहाना बना देते तुम। आराध्या मुंह बनाते हुए बोलती है। प्रशांत अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी, या मुझे शौक है तुम्हारे जैसी इरिटेट लड़की के साथ बाहर घूमने का। मैं दादी को मना नहीं कर सकता था, पर तुम तो कर सकती थी ना। एक तो मेरा पूरा दिन खराब किया, सारी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, मूड ऑफ कर दिया, वो अलग। गुस्से से भरा हुआ वो गाड़ी स्टार्ट करता है और घर की तरफ निकल जाता है। वहीं आराध्या भी गुस्से से अपना चेहरा फेर लेती है। दोनों ही पूरे रास्ते खामोश और गुस्से से भरे बैठे रहते हैं। कुछ ही देर में प्रशांत की गाड़ी उसके बंगले के सामने रुकती है। आराध्या जल्दी से गाड़ी में से उतर जाती है और गुस्से से भरी हुई वो लंबे लंबे कदम बढ़ाती हुई घर के अंदर चली जाती है। वहीं प्रशांत अपनी गाड़ी लेकर वहां से ऑफिस की तरफ निकल जाता है। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी शकुंतला दोनों को नोटिस कर रही थी। दोनों की शक्ल देखकर पता चल रहा था कि दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। यह सब देखकर वो अपना माथा पीट लेती है। कहाँ तो उसने सोचा था कि दोनों में दोस्ती हो जाएगी, और कहाँ दोनों बातचीत भी नहीं हुई। अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ झगड़ा हुआ। क्या करूं मैं इस लड़के का, वो बेबसी से बोलती है। गुस्से से भरा हुआ प्रशांत अपने ऑफिस पहुंच जाता है। उसके दिमाग में बस आराध्या घूम रही थी, उसकी बातें घूम रही थी। वो ये सोच सोचकर परेशान था कि आज आधे दिन में उस लड़की ने उसके नाक में दम कर दिया, और अगर गलती से वो ऑफिस में आ गई तो पता नहीं क्या हाल करेगी। अब वो इसी सोच में लगा हुआ था कि कैसे भी करके आराध्या को जल्दी से जल्दी अपने घर से भगाया जाए। दूसरी तरफ अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी आराध्या भी सिर्फ और सिर्फ प्रशांत के बारे में सोच रही थी कि कुछ ही घंटों में प्रशांत ने उसको कितना ज्यादा बोर कर दिया, कितना ज्यादा इरिटेट कर दिया। उसको भी अब यही था कि वो कुछ भी करे जिससे प्रशांत खुद उसे अपने घर से निकाल दे। और उधर प्रशांत ये सोच रहा था कि वो कुछ ऐसा करे जो वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए, ताकि दोनों को अपनी अपनी दादी की बातें न सुननी पड़े। दोनों ही अपना अपना दिमाग लगा रहे थे। वैसे 2 जन और थे जो अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, और वो थे शकुंतला और पुष्पा। शकुंतला ने पुष्पा को फोन करके सारी बात बता दी थी कि दोनों ही गुस्से से भरे हुए घर वापस आए हैं और आधे दिन में ही वापस आ गए हैं।
उधर से पुष्पा शकुंतला को फोन पर कुछ बताती है, जिसे सुनकर शकुंतला के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है। अब देखते हैं कि कौन सी जोड़ी की जीत होती है, दोनों दादियों की या आराध्या और प्रशांत की। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, किसी तरह दिन बीत जाता है और रात होती है, लेकिन प्रशांत अभी तक घर नहीं आया था और ना ही आराध्या अपने कमरे से बाहर निकली थी। शकुंतला और पुष्पा ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू भी कर दिया था। उनका प्लान ये था कि कैसे भी करके दोनों को ज्यादा से ज्यादा साथ रखा जाए। बेशक दोनों लड़े झगड़े, लेकिन बात तो करें एक दूसरे से। कुछ तो असर होगा शायद इन दोनों पर इस बात का। यही सोचकर शकुंतला आराध्या को खाने के लिए बाहर बुलाती है कि डिनर का टाइम हो गया है। आराध्या का मन तो नहीं था, पर वो उसको मना नहीं कर पाती। वो अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि प्रशांत अभी तक घर नहीं आया। ये देखकर वो राहत की सांस लेती है कि चलो वो चैन से खाना तो खा पाएगी। प्रशांत भी जानबूझकर घर नहीं आ रहा था, ये सोचकर कि देर से जाऊंगा तो आराध्या को फेस नहीं करना पड़ेगा। पर शकुंतला के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो आराध्या की तरफ देखकर, आओ बेटा बैठो, वो आराध्या को कुर्सी पर बैठने के लिए बोलती है। सर्वेंट आकर दोनों को खाना सर्व करता है और दोनों ही बातें करते करते खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद शकुंतला एकदम से ऐसा दिखाती है जैसे उसकी कितनी तबीयत खराब हो गई है, उसे चक्कर आ रहे हैं। ये देखकर आध्या घबरा जाती है और जल्दी से उसको सहारा देकर उसके कमरे में ले जाती है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ दादी, आप चिंता मत कीजिए, आराध्या उसको हौसला देते हुए बोलती है। पर शकुंतला सिर्फ नाटक कर रही थी। वो उसे रोकते हुए, नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया है, थोड़े चक्कर आ रहे हैं, दवाई है मेरे पास, बस सो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। आराध्या उसके सर पर हाथ फेरते हुए, तो आप सो जाइए ना दादी। शकुंतला और भी ज्यादा भोला सा मासूम सा चेहरा बनाते हुए, ऐसे कैसे सो जाऊं, अभी तक प्रशांत नहीं आया है, उसको खाना दिए बिना मैं नहीं सो सकती। अगर ऐसे सो जाऊंगी तो लापरवाह सा वो खाना भी नहीं खाएगा। आराध्या को याद आता है कि प्रशांत ने तो लंच भी नहीं किया था। आराध्या की तरफ से कोई जवाब ना पाकर शकुंतला और भी ज्यादा नाटक करते हुए, हाय मेरा सर। आराध्या एकदम से, दादी आप आराम कीजिए, प्रशांत को खाना मैं दे दूंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस बात का भी ध्यान रखूंगी कि वो पूरा खाना कंप्लीट करे। बस आप आराम कीजिए, वो बेहद अपनेपन से बोलती है। यही तो शकुंतला चाहती थी। मन ही मन वो अपनी हरकत पर और अपनी जीत पर मुस्कुरा उठती है और आराध्या को खूब सारा आशीर्वाद देकर सो जाती है। आराध्या बाहर सोफे पर बैठकर प्रशांत का इंतजार करने लगती है। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन प्रशांत का कोई अता पता नहीं था। 10 से 11 बजे, 11 से 12, और आराध्या उसका इंतजार करते करते वहीं सोफे पर लुढ़क गई। रात के ठीक 1 बजे प्रशांत घर आता है। वो धीरे से दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आता है तो नजरें जाती हैं सोफे पर सो रही आराध्या पर। तो अब क्या होगा आगे? क्या आराध्या प्रशांत को खाना खिला पाएगी? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला भाग आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।